हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद पिंटू भैया। आज आप लोगों को जो मैट्रिक का 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी से, उसके लिए आज ये मेरा तीसरा वीडियो होगा, जिसमें हम आज टॉपिक लेकर के आए हुए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग में। इससे संबंधित एग्ज़ाम के लिए हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 20 लेकर गए हैं। जहाँ तक मुझे विश्वास है कि आप लोगों को एग्ज़ाम में इस चैप्टर से इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। हो सकता है मैं भी डिजिट इधर उधर हो, लेकिन सारे आपके जो टॉपिक होंगे इसी के अंतर्गत होगा। शायद हमको लगता है कि अगर ये पूरा क्वेश्चन, अगर ये वीडियो पूरा अगर देख लें तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के छोटे छोटे जो डेफिनेशन हैं, जो रूल्स हैं, उस पर हम बात करते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आएंगे। सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात ना करके हम आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। यदि यह सिंगल समीकरण हो तो इस समीकरण का अनंत हल होता है। अनंत अर्थात अनेक हल होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, जिसमें a b c ये जो एक रियल नंबर्स के अंतर्गत बिलोंग करता है और इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और यदि इसकी ग्राफ की बात की जाए तो ये हमेशा एक सरल रेखा को क्या करती है, निरूपित करती है। तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण, लेकिन हमको पढ़ना क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण के युग्म, अर्थात पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हम सबसे पहला नंबर इस पर बात करने के बाद आपको अब हम बताने जा रहे हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंतर्गत पूछे जाने वाले क्वेश्चन में कौन कौन से रूल हमको अप्लाई करना है, प्रयोग करना है। तो नेक्स्ट जो होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो यानी इसका मानक रूप क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल 0। ये 1 आपको शो करेगा कि आपने उस दी हुई दो समीकरण में ये पहला समीकरण है। दूसरा जो इसका इक्वेशन होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल कितना, 0, ये आपका दूसरा समीकरण है। यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, जिसमें a1 b1 c1 जो है समीकरण 1 के x के गुणांक, y के गुणांक तथा अचर राशि को निरूपित करता है। एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 में a2, b2 और c2 जो है समीकरण दूसरे के x के गुणांक, y के गुणांक और अचर राशि को क्या करता है, निरूपित करता है। अब इस समीकरण के दो प्रकार से हल किए जा सकते हैं, एक ग्राफीय विधि अर्थात आलेखीय विधि और दूसरा जो है बीजगणितीय विधि। अब आलेखीय विधि और बीजगणितीय विधि में माने इस दोनों का तो आप जानते हैं, जैसा कि अभी हम पहले बताएं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण एक सरल रेखा को निरूपित करती है। तो यहाँ पर आपके लिए
इक्वेशन दिया हुआ है, अर्थात दो सरल रेखा होगी। तो ये सरल रेखा ये तीन प्रकार से होगी, आपस में प्रतिच्छेद करेगी, या एक दूसरे के समानांतर होगी, या समपाती होगी, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, या कोइंसाइड होगी, या पैरेलल होगी। तो हम लोग दोनों इस पर विचार करेंगे कि ये दिया हुआ समीकरण कब एक दूसरे के समानांतर होगा, कब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, कब एक दूसरे पर समपाती होगी। तो इसके लिए तीन शर्त है। तो शर्त क्या है, हम लोग पहला शर्त देखेंगे, यदि इस दिए हुए युग्म में a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2, तो आपके इस दोनों समीकरण का हल जो होगा वह क्या होगा, अद्वितीय होगा। हल कैसा होगा, अद्वितीय होगा। और इसकी ग्राफ जो होगी वह क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी। माने एक दूसरे को क्या करेगा, एक बिंदु पर काटेगा। और इसका युग्म जो होगा वह क्या होगा, संगत होगा। और इसी में कभी कभी हिंदी मीडियम में पूछता है विरोधी, अविरोधी और आश्रित। तो ये जो है अविरोधी है। अविरोधी का मतलब इसका एक हल है। आश्रित का मतलब कि पूरा का पूरा मान, एक पहले वाले का मान और दूसरे का मान दोनों बराबर होता है। अब अगला दूसरा जो शर्त होगा हम लोग का, यानी कि फिर से एक बार इसको रिपीट कर दे रहे हैं, यदि दी हुई समीकरण के युग्म में a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 को पालन कर रहा है, तो इसका मतलब इसका जब हम लोग हल करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा, अर्थात अद्वितीय होगा। इसका ग्राफ खींचेंगे तो ये इसका ग्राफ जो होगी प्रतिच्छेदी होगा, और इसका कुछ न कुछ हल है, इसलिए ये क्या होगा, संगत होगा। और अगर विरोधी अविरोधी आश्रित के रूप में देगा तो ये क्या होगा, अविरोधी होगा। दूसरा, यदि a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2, अगर इसको पालन करे तो इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, यानी कि नो सॉल्यूशन। दूसरा, इसका जब ग्राफ हम लोग खींचेंगे ग्राफ के कॉपी पर, तो ये समीकरण के युग्म आपस में क्या होगी, समानांतर होगी, अर्थात पैरेलल होगी। और पैरेलल जब इसका कोई हल ही नहीं है, अर्थात समानांतर है, इसका मतलब कि ये क्या होगा, इसका युग्म कैसा होगा, असंगत होगा। और विरोधी अविरोधी, विरोधी मतलब इस दोनों एक दूसरे का विरोध करता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई हल नहीं है, अर्थात ये क्या होगी, विरोधी होगी। इस प्रकार से फिर से हम इसको एक बार रिपीट कर दे, यदि दी हुई समीकरण का युग्म a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2 को अगर पालन करता है, यानी संतुष्ट करता है, तो इस समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं होता है। अगर इसका ग्राफ खींचेंगे तो एक दूसरे के क्या होगा, समानांतर होगा। और इसका असंगत इसलिए कि इसका कोई किसी भी प्रकार का हल नहीं है, और ये क्या होती है, एक दूसरे का विरोध करती है, अर्थात विरोधी है। तो तीसरा जो है और इसका लास्ट शर्त जो है, दी हुई समीकरण युग्म का है, अगर दी हुई समीकरण अगर a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2 c1 अपॉन c2 को अगर संतुष्ट करती है, पालन करती है, तो इस समीकरण का हल अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। इसके क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन। दूसरा, इस युग्म का अगर ग्राफ खींचेंगे और इसको पालन कर रहा है
तो इसका ग्राफ जो होगा समपाती होगा। समपाती मतलब एक ही रेखा को निरूपित करेगी। पहली रेखा का ग्राफ जो होगा उसी पर दूसरी रेखा का भी ग्राफ होगा, इसीलिए उसको कितने हल होते हैं? अनेक हल, क्योंकि एक सिंगल समीकरण रहेगा तो उसके अनेक हल होते हैं। तो ये दो समीकरण है लेकिन एक ही समीकरण को क्या करता है? निरूपित करता है, इसीलिए इसका अनेक हल। और ये क्या होंगे? समपाती और समपाती। इसका कुछ भी अगर हल है तो इसका मतलब कि वह क्या है? संगत। एक हल हो या अनेक हल हो, यदि किसी भी समीकरण के युग्म का अगर हल है तो वह क्या है? संगत है। और यहाँ पर विरोधी और अविरोधी नहीं होगा, ये पूरा का पूरा मान एक दूसरे पर क्या है? आश्रित है, अर्थात डिपेंडेंट है। तो ये क्या हो जाएगा? आश्रित हो जाएगी। इस प्रकार से इस चैप्टर के अंतर्गत हमारे समझ से इतना काफ़ी है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो हम चलते हैं इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि इस टॉपिक में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 20 लाए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन जो आपका है कह रहा है एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल। तो आपको पहले ही बता चुके थे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण के हल कितने होंगे। अच्छा, यहाँ देखिए एक चर वाला रैखिक समीकरण का हल, यानी कि वन वेरिएबल दिया हुआ है तो इसके सिर्फ एक हल होते हैं, अर्थात इसका कौन सा हो जाएगा? अद्वितीय कह सकते हैं कि अद्वितीय। लेकिन इसका क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ होना चाहिए था दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल, और यहाँ वन की जगह क्या होना चाहिए था? टू वेरिएबल। तो जब दो चर वाला रैखिक समीकरण का हल पूछता और सिंगल, इसमें जोड़ा नहीं बोला, युग्म नहीं बोला है, तो उस स्थिति में इसका मेनी सॉल्यूशन होता है, अर्थात अनेक हल होता है। अगला क्वेश्चन, एक रैखिक समीकरण का घात होगा। अब इसमें चर की कोई बात ही नहीं है, ये कह रहा है कि रैखिक समीकरण, रैखिक का अर्थ ही होता है जिसका घात कितना हो? एक हो, अर्थात इस समीकरण रैखिक समीकरण के घात कितने होंगे? एक होंगे। ये नॉन ऑफ दिस, यहाँ उसका ऑप्शन जो है यहाँ चलाया है, अर्थात नॉन यहाँ पर है। थोड़ा सा पीपीटी में ये पॉइंट जो है इधर आ चुका है, ये डी ऑप्शन था, नॉन ऑफ दिस। तो इस प्रकार से आप लोगों का दूसरे क्वेश्चन का एक रैखिक समीकरण का घात कितना होगा? तो इसका घात हमेशा कितना होता है? एक होता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर दिए गए समीकरण 5x + 3y = a है, जिसमें x बराबर 1 और y बराबर 1 हो, तो a का मान होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है कि आपको समीकरण दिया हुआ है, कितना समीकरण है? 5x + 3y बराबर कितना? a, जिसमें आपको ऑलरेडी x का वैल्यू दिया हुआ है, x बराबर कितना है? 1 है। तो इसका वैल्यू x बराबर 1 और y बराबर 1 जो है, इस समीकरण में हम लोग क्या कर रहे हैं? पुट कर देंगे, रख देंगे। तो 5 × 1 + 3 × 1 = कितना? a। और इस प्रकार सिंप्लीफाई करोगे तो 5 + 3 = a, यानी कि अतः a बराबर कितना हो जाएगा? 5 × 3 = 8। इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, अगला सेम क्वेश्चन उसी तरह का दिया हुआ है कि आपको एक समीकरण दिया गया 2x + 3y बराबर कितना? a, और x बराबर 2 दिया हुआ है और यहाँ y बराबर क्या दिया हुआ है? 1। तो आपका समीकरण कितना दिया हुआ है? 2x + 3y बराबर कितना है? a, और x का मान कितना दिया हुआ है? 2। तो x की जगह कितना रख देंगे? 2। 3, y का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ? 1, अर्थात 1 रख दिए, इक्वल कितना? a। अब आपको क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, 4 + 3 = a, यानी देयरफॉर a = कितना हो गया? 7, अर्थात आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और इसी तरह से हमको लगता है कि आप जो 15 तारीख से जो एग्ज़ाम होने वाला है, हमको लगता है किसी तरह का क्वेश्चन भी मिलेगा, जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि भी
12 क्लास का एग्ज़ाम हुआ है, आपको प्रीवियस पेपर हमेशा देखते रहना चाहिए, प्रैक्टिस भी करना चाहिए उसको, और हमको लगता है कि वह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं, 5वां नंबर, और ये थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने हल्का आपको थोड़ा सा बनाना है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। यहाँ दिया हुआ है x बराबर, यदि x बराबर √7 + 4√3 हो तो x + 1/x का मान ज्ञात करें। तो आपको निकालना कितना है, x + 1/x का मान, लेकिन आप लोग जानते हैं कि इसका स्क्वायर अगर लिखेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, x² + 1/x² + 2 × x × 1/x, यानी a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, ये कैंसिल। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, x + 1/x का होल स्क्वायर, x²। अब यहाँ देखिए तो अंडर रूट है तो स्क्वायर के चलते, या आप स्क्वायर के चलते ये रूट समाप्त, तो क्या कितना हो जाएगा, 7 + 4√3 हो जाएगा, प्लस 1/x का वैल्यू, ये पूरा x है और रूट लगा हुआ है, स्क्वायर है तो स्क्वायर के चलते रूट समाप्त, यानी 7 + 4√3 प्लस कितना हो जाएगा, 2। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये किसका वैल्यू आएगा, x + 1/x का होल स्क्वायर का वैल्यू आएगा, तो ये कितना हो गया, 7 + 4√3। अब आप इसको क्या कीजिएगा, हर परमेकरण कर लीजिएगा, हर परमेकरण कीजिएगा तो ये आएगा 7 - 4√3। क्यों, क्योंकि जब इसको हर पर में कीजिएगा तो 7 प्लस है तो क्या करेंगे, -4√3 से ऊपर और नीचे, मैंने अंश और हर में गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 7 - 4√3, और नीचे देखिए a - a² - b² को पालन करेगा तो 7 × 7 = 49, और 4 × 4 = 16, 16 × 3 = 48, तो 49 में से 48 घट जाएगा तो नीचे कितना हो जाएगा, 1, और ये प्लस पहले से कितना है, 2। अब देखिए ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। अब आपका देखिए तो वैल्यू x + 1/x का वैल्यू निकालना, तो ये स्क्वायर है तो उधर जा करके क्या होगा, रूट हो जाएगा, तो 7 × 7 = 14 और 2 = 16, और ये रूट में हो जाएगा, तो यानी कि x + 1/4 का वैल्यू +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। अब ऑप्शन में देखेंगे कि +4 है कि -4 है या +-4 है, तो यानी कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ है 4, अगर कहीं ऑप्शन में मान लीजिए -4 होता है और +- भी 4 होता है तो हम लोग +-4 मारते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू, अगर x का वैल्यू इतना दिया हुआ है तो इसका वैल्यू +4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन हो गया ए। हमको लगता है कि आप लोगों को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन अर्थात 6ठा क्वेश्चन इस टॉपिक का। यदि ये दिया हुआ है x का वैल्यू 2k - 1 और ये y का वैल्यू कितना दिया हुआ k, और समीकरण 10x - 9y = 12 का क्या है, हल है। इसका अर्थ हुआ कि इसको हल करने पर x का वैल्यू इतना आएगा और y का वैल्यू इतना आएगा, तो कह रहा है कि k की जगह क्या रखेंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन ये भी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। आपको समीकरण क्या दिया हुआ है, 10x - 9y = कितना है, 12, और इसका हल क्या है, x की जगह मैंने कितना दिया, 2k - 1, तो हम 10 x की जगह क्या रख देंगे, 2k - 1 - 9, और y की जगह कितना रखेंगे, k बराबर कितना, 12। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वह k का रिजल्ट हो जाएगा। तो 10 दूनी का 20 के -10 हो गया, -9 के इक्वल कितना, 12। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब 20 के यानी 20 के में से 9 के घट गया तो कितना हो जाएगा, 11 के, और ये उधर चला जाएगा तो यानी कि 12, माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +10। अब k
इक्वल ये हो गया 22, ये हो गया 11 गुणा में था तो यहाँ आएगा तो भागा में, यानी कि कितना हो गया 2, यानी k का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, अर्थात आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, दो चर वाले एक घातीय समीकरण x प्लस वाई बराबर 7 में x बराबर 5 है तो y का मान कितना होगा। ये तो और सिंपल क्वेश्चन है। x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 7, जिसमें x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, तो पूछ रहा है कि y का मान कितना होगा। तो x की जगह रख देंगे 5 प्लस वाई बराबर कितना हो गया 7, तो यानी y बराबर ये उधर जाएगा तो 7 माइनस कितना हो गया 5 अर्थात 2, अर्थात ऑप्शन हो गया आपका बी। अगला क्वेश्चन, x प्लस वाई दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। तो अभी आप लोगों को फर्स्ट टाइम हमको लगता है कि जैसे हमने वीडियो स्टार्ट किया उसमें सबसे पहले आपको यही व्यापक रूप यानी जनरल फॉर्म हमने बताया था। तो उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। इस प्रकार से आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। अगला क्वेश्चन, रैखिक समीकरण माने लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया हुआ है 2x प्लस 3y एवं 4x प्लस 6y इक्वल 15 के कितने हल होंगे। तो इस तरह के समीकरण में आप लोग मान लीजिए पहला समीकरण कितना दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल कितना 5, इक्वेशन ये आपका फर्स्ट है। फिर सेकेंड देखिए 4x प्लस 6y इक्वल कितना है 15, ये समीकरण क्या हो गया 2। आप बताइए कि a1 कितना दिया हुआ है, a1 मतलब समीकरण 1 के x का गुणन कितना दिया हुआ है 2, b1 का मतलब समीकरण 1 के y का गुणन मतलब कितना 3, और c1 समीकरण 1 के ये अचर पद अर्थात 5। सिमिलरली a2 बराबर कितना यानी दूसरे समीकरण के लिए 4, b2 के बराबर 6 और c2 बराबर कितना दिया हुआ है 15। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 निकालेंगे। अब हम लोग a1 बटा a2 तो 2 बटा कितना 4, हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 बटा कितना हो गया 2। फिर b1 बटा क्या निकालेंगे b2 कितना हो गया 3 बटा 6। अगर ये बराबर आ रहा है तब आगे c1 बटा c2 भी निकालना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ निकालेंगे c1 बटा c2 तो कितना 5 बटा में 15, तो ये कितना हो गया 1 बटा 3। आप वाच कीजिए तो a1 बटा a2 और b1 बटा b2 का वैल्यू आपस में क्या है बराबर है, a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2 है, क्योंकि इस दोनों का मान 1 बटा 2 1 बटा 2 है, परंतु c1 बटा c2 का मान आपस में बराबर नहीं है। तो आप देखिए कि इसके पीछे जब हम बताए थे, आप लोगों को बताया था हमने कि यदि a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2 तो उसका कोई हल नहीं होता है। तो इस प्रकार से उसका हल कितना हो जाएगा, इसका कौन सा हल होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी कि नो सॉल्यूशन। इसका क्या हो जाएगा नो सॉल्यूशन यानी कोई हल नहीं। तो इसका देखिए तो कौन सा, यानी कि अद्वितीय हल, 3 हल, यहाँ अनगिनत हल, यानी कि यहाँ होगा नो सॉल्यूशन, अनगिनत हल अर्थात कोई हल नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कोई हल नहीं, यानी कि डी। अगला क्वेश्चन, के किस मान के लिए समीकरण निकाय मतलब कि युग्म यानी कि x प्लस 2y बराबर 3 तथा 5x प्लस के वाई बराबर 15 के अनंत हल होंगे। अब यहाँ का के का वह कौन सा वास्तविक मान है जो इसमें रखने के बाद इस समीकरण के युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल हो, यानी कि मेनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। तो आप देखिए आप लोग को अनंत हल के लिए शर्त क्या है, a1 बटा a2
बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। इस पर उस समीकरण से हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो पहला समीकरण यहाँ है और दूसरा यहाँ है। तो आप देखें A1 का वैल्यू कितना है 1 है, A2 का वैल्यू कितना है 5 इक्वल B1 का वैल्यू यहाँ कितना है 2 और B2 का वैल्यू कितना है K, C1 का वैल्यू कितना हो गया 3 और C2 का वैल्यू 15, यानी कि ये 1/5 हो जाएगा। आप देखिए तो ये दोनों के आपस में क्या है बराबर है। तो इस दोनों में से किसी एक के बराबर लेकर के हम लोग चलेंगे। तो अब हम लिख सकते हैं K का वैल्यू निकालेंगे 2K बराबर कितना होना चाहिए 1/5, तभी ना तीनों बराबर होगा। तो जब बराबर होगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो K बराबर कितना हो गया 10, अर्थात आपका रिजल्ट हो गया 10 और ऑप्शन के रूप में क्या हो जाएगा B। अगला क्वेश्चन, समीकरण युग्म x + 2y + 5 बराबर 0 -3x - 6y + 1 बराबर 0 के हल है। फिर पूछ रहा है कि ये किस प्रकार के हल है। तो फिर क्या करेंगे, इस समीकरण से आपको A1 B1 C1 और दूसरे समीकरण से A2 B2 C2 छांट करके इसको पेयर करेंगे। तो हम देखेंगे पहला नंबर A1 बटा A2। तो A1 बटा A2 मतलब पहले और दूसरे समीकरण के x का गुणांक। तो पहले समीकरण का x का गुणांक कितना है 1 और दूसरे का कितना है -3। ये अपने सरल रूप में है ही। पुनः क्या निकालेंगे B1 बटा B2। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? B1 बटा B2 तो कितना, यानी B1 का मतलब समीकरण 1 के y का गुणांक तो कितना है 2। B2 का मतलब समीकरण 2 के y का गुणांक यानी कि -6। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो -1/3। अब देखिए ये दोनों बराबर हो गया तो पक्का है का अद्वितीय हल नहीं है, यानी कि 2 और देखिए y का मान यहाँ 2 है, y के उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप ऊपर बोलिए चाहे यहाँ बोलिए, आपका का नाम इधर है तो लीजिए यहाँ भी लिख सकती हैं, हो गया। यानी कि पूरा मान माइनस में ऊपर नीचे, यानी एक भिन्न का माइनस है, यानी कि बट्टा में माइनस कहीं भी हो सकता है। तो -1/-3 1/-3 है। अब ये तो फिक्स हो गया कि अद्वितीय नहीं होगा, यानी कि कोई अपरिमित रूप से अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा। तो अब ये डिपेंड किस पर करेगा C1 बटा C2 पर। तो C1 का वैल्यू कितना दिया है 5 और C2 का वैल्यू 1। इस प्रकार से आप देखें तो ये किसको पालन कर रहा है A1 बटा A2 इक्वल है B1 बटा B2 के, लेकिन ये C1 बटा C2 आपस में बराबर नहीं है, अर्थात इस युग्म का कोई हल नहीं है। तो यानी कि इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा नो सॉल्यूशन में कोई हल नहीं है, यानी सी। अगला क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म x + 3y - 4 और दूसरा दिया हुआ 2x - 5y - 1 है। कह रहा है कि ये विरोधी चाहे अविरोधी चाहे आश्रित किसी तरह का क्वेश्चन पूछे या संगत असंगत या हल का, तो पुनः हम लोग उसी तरह से काम करेंगे, यानी A1 निकालेंगे A1 बटा A2। A1 बटा A2 यानी कि x का गुणांक कितना है 1 और दूसरे समीकरण में 2। पुनः क्या निकालेंगे B1 बटा B2। B1 बटा B2 क्या है, तो यानी कि 3 आप बट्टा में कितना हो जाएगा -5। आप गौर से देखिए तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है ही, तो यहाँ आगे निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2। तो इसका कौन सा हल होगा अद्वितीय हल। ग्राफ कैसी होगी प्रतिच्छेदी, युग्म कैसा होगा संगत। और आप लोग बताइए कि इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, विरोधी अविरोधी आश्रित दिया हुआ है। तो आप बताइए कि ये विरोध कर रहा है, तो विरोध नहीं कर रहा क्योंकि इसका हल है, और आश्रित भी नहीं, पूरा का पूरा मान एक दूसरे का है नहीं। पहला समीकरण का जितना हल होगा दूसरे समीकरण का जो हल होगा वह पूरा नहीं है। तो आपको याद होगा कि हमने लिखवाया था कि अगर इस शर्त को पालन करेगा तो वह अविरोधी होता है, अर्थात नॉन कंट्राडिक्टरी होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, के किस मान के लिए समीकरण kx + 3y - k - 3 बराबर 0 और 12x
प्लस के वाई माइनस वाई के अपरिमित रूप से अनेक हल संभव है। फिर उसी तरह से आप क्या करोगे, यानी अनेक हल के लिए शर्त क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। हो गया। अब इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। a1 का मान कितना दिया है k, और a2 का मान कितना दिया हुआ है 12 अर्थात 12। b1 मतलब y का गुणांक समीकरण 1 में कितना दिया हुआ है 3। अब b2 का मतलब समीकरण 2 में y का गुणांक k, और c1 यानी कि माइनस में माइनस k माइनस 3 और c2 का मान माइनस k, तो ये माइनस माइनस कैंसिल। अब आप देखिए कि पूछ रहा है कि k का मान क्या रखिएगा कि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो आप इस तीनों में से किसी दो को लेकर के चलिए, तो फर्स्ट और सेकेंड लेकर के चलना, k अपॉन 12 इक्वल 3 अपॉन k, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो यानी कि k स्क्वायर इक्वल कितना 36। तो k बराबर यहाँ क्या हो गया प्लस माइनस 6। तो आप देखिए कि यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, अगर आप यहाँ भी मान लीजिए कि सेटिस्फाई नहीं है तो आप इसको भी लेकर के चल सकते हैं, सेकेंड और थर्ड को। तो 3 अपन इस तरह से इसका आंसर तो हो गया 6। अब यहाँ पर मान लीजिए कि और आपको संतुष्टि नहीं है तो संतुष्ट कर होना है, तो 3 अपॉन k इक्वल k माइनस 3 अपॉन कितना k, तो k कैंसिल। अब आप देखिए तो k माइनस 3 ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इक्वल 3, तो k बराबर कितना हो गया 6, यहाँ पर भी हो गया। मैंने किसी भी पेयर को लेके चलिएगा, सिंप्लीफाई कीजिएगा तो वह रिजल्ट आपका आना ही आना है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका हो गया डी। अगला क्वेश्चन, समीकरण निकाय दिया हुआ x प्लस 2y इक्वल 3 और दूसरा पेयर में दिया हुआ है, दूसरा जो इक्वेशन है 5x प्लस के वाई इक्वल 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान। सेम क्वेश्चन है लेकिन केवल मान अलग अलग दिया हुआ है। तो आपका अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो गया। अब इस पर वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो यानी कि समीकरण 1 के x का गुणांक जो है 1 और इसका गुणांक कितना है 5 बराबर b1 का यानी कि y का गुणांक 2 और दूसरे समीकरण के y का गुणांक कितना है k, और c1 का वैल्यू कितना दिया हुआ 3 और दूसरे समीकरण में c2 जो हो गया यानी कि अचर राशि कितना हो गया 15 1/3 सॉरी 1/5। तो देखिए तो यहाँ भी 1/5 है, यहाँ भी 1/5 है। तो फिर आपका क्या करना है, यहाँ पर किसी एक को लेकर के चलेंगे तो 1/5 बराबर 2/k, ये बराबर होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे k बराबर 10 हो गया। इस प्रकार से आपका ऑप्शन हो गया बी। अगला प्रश्न, यदि समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 और 3x प्लस के वाई बराबर 1 का अद्वितीय हल हो तो k का मान कितना होगा। इसमें थोड़ा सा छूट चुका है, कह रहा है कि समीकरण इतना और इतना का एक अद्वितीय हल होने के लिए इस k का वैल्यू क्या होगा। तो अद्वितीय हल होने के लिए शर्त क्या बताए थे, a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2। तो a1 का मान यानी समीकरण 1 में x का गुणांक कितना 1 और समीकरण 2 में x का गुणांक कितना 3 बराबर नहीं होना चाहिए किसके -2 अब बटा में कितना k, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो k नॉट इक्वल -6 यानी k का मान -6 के अलावा कुछ भी रखा जा सकता है और k का मान अगर -6 रख देंगे तो उसका अद्वितीय हल नहीं होगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 के हल हैं। तो इसमें हल का पूछ रहा, तो देखिए दो तरीका है, आप इसमें बारी बारी से मान रख करके भी चेक कर सकते हो
ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, या आपके पास बीजगणितीय रूप में हल करने के बहुत सारे नियम हैं, यानी कि आप प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, किसी भी विधि से आप बना सकते हो। तो यहाँ देखिए दोनों में, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम डायरेक्ट इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, 2, और समीकरण 1 में से 2 को डायरेक्ट घटा दे रहे हैं। तो 2x + 3y = 11, और दूसरा दिया हुआ है 2x - 4y = -24, और इस दोनों समीकरण को माने पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा रहे हैं तो इसका चिन्ह बदल जाएगा और ये कैंसिल। ये कितना हो गया 7y यानी 7y, यानी ये कितना हो गया 35 हो गया। चूँकि ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस हो चुका है, इसलिए y बराबर कितना हो गया 5। अब देखिए दूसरा निकाल लीजिए, या इसमें पहले इतना मिलाइए तो देखिए तो इसमें 5 कहीं है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा इसमें -5 है, ये भी तो होगा नहीं, इसमें 5 है ही नहीं, तो आपको दिखाई दे रहा है ये और एक ही ऑप्शन नहीं है, अर्थात ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा डी। आगे बनाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। यदि आपको पड़ी ऐसे आवश्यकता तो y का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिएगा, x का मान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना के संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करेगी। देखिए क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग हो गया। संपाती माने कब होगा, जब दोनों समीकरण के युग्म का क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो यानी कि अनेक हल होने के लिए, यानी संपाती होने के लिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, तो यानी कि पहले समीकरण के x का गुणांक 3 और दूसरे का कितना है 6। पहले समीकरण के y का गुणांक -1 और दूसरे समीकरण के y का गुणांक -k बराबर c1 दिया हुआ है -8 और दूसरे समीकरण में c2 यानी कितना हो गया -16। 8 एकम 8, 8 दूनी का 16, 3 दूनी का 6, ये माइनस खत्म। तो देखिए 1/2 1/2, यानी कि संपाती होने के लिए 1/k का मान 1/2 के बराबर होना चाहिए। तो यानी कि k का वैल्यू कितना हो गया 2। अगर k की जगह 2 रख देंगे तो ये इसका ग्राफ जब खींचेंगे तो वह क्या होगी संपाती। इस प्रकार से ऑप्शन हो गया आपका ए। अगला x बराबर 2, और आप लोग ऐसा क्लास में बताया गया है कि जब भी अगर x बराबर 0 होता है तो y अक्ष होता है, और x बराबर कोई भी रियल नंबर सो जाए वह y अक्ष के समानांतर, और y बराबर कोई भी रियल नंबर हो तो वह x अक्ष के समानांतर होगी। तो आप देखिए यहाँ x बराबर 2 है और x बराबर 2 है, तो इसका मतलब ये y अक्ष के क्या होगी समानांतर होगी, अर्थात आपका ऑप्शन डायरेक्ट हो जाएगा क्या बी। अगला क्वेश्चन, x बराबर 0 का आलेख क्या होगा। अभी हम जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप लोगों को बताएं कि x बराबर 0 इसका मतलब y अक्ष, और y बराबर 0 मतलब x अक्ष, और y बराबर अगर x बराबर यहाँ 0 के अलावा कोई दूसरा होता तो y अक्ष के समानांतर, और y बराबर 0 के अलावा कोई दूसरा वास्तविक संख्या होता तो यानी x अक्ष के क्या होगा समानांतर। तो x बराबर 0 का आलेख क्या है खुद y अक्ष है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। और आपका इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, y बराबर mx में m एक अचर राशि है, यानी कोई ना कोई एक अचर राशि है, तो कह रहा है कि का आलेख जो मूल बिंदु से होकर जाता है। ये जाहिर सी बात है कि y बराबर mx जो है मूल बिंदु से जाने वाली एक सरल रेखा है, तो पूछ रहा है कि होकर जाता है, तो एक सरल रेखा है, एक वक्र है, यानी इतना है। तो अभी हमने बोला ना कि जब भी कोई रेखा है, जब यहाँ देखिए ये भी घात 1 है, ये भी घात 1 है, ये मूल बिंदु से जाएगी और मूल बिंदु से जाने वाली ये क्या है सरल रेखा है, अर्थात ये आपका ऑप्शन हो गया ए। इस प्रकार से आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख करके सेंड करेगा, उसका रिप्लाई हम लोग दे देंगे। धन्यवाद।